गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग विषाणुओं द्वारा होने वाली एक संक्रामक बीमारी जिसे इन्फ्लुएंजा के नाम से जाना जाता है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। जब मौसम परिवर्तित हो रहा हो उस समय विशेषकर बच्चों और वृद्धजनों को बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि यह बीमारी वयस्क में नहीं हो सकती, वयस्क में भी यह बीमारी हो सकती है। और इस इन्फ्लुएंजा का खतरा तो उस समय बहुत अधिक हो जाता है जब मौसम परिवर्तित हो रहा हो। ऐसी स्थिति में आप सभी को बहुत ही सतर्कतापूर्वक रहना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि इन्फ्लुएंजा रोग का कारक क्या होता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित रोग है और जिस विषाणु द्वारा यह होता है उसे आर्थोमिक्सो वायरस कहा जाता है। अर्थात इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है जिससे श्वसन मार्ग प्रभावित होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स इन्फेक्टेड हो जाती हैं। और आइए हम यह भी जानें कि जो आर्थोमिक्सो वायरस होता है इसके कितने स्ट्रेन होते हैं। आर्थोमिक्सो वायरस जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है, इसमें उपस्थित न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर इस आर्थोमिक्सो वायरस को हम 3 स्ट्रेन में विभक्त कर सकते हैं। ए, बी और सी इस आर्थोमिक्सो वायरस के 3 स्ट्रेन हैं। कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस में न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम पाया जाता है और यह न्यूरामिनिडेज एंजाइम श्वसन मार्ग की एपिथेलियम के रक्षात्मक आवरण को इन्फेक्टेड करता है। अर्थात जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होती हैं, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सबसे आंतरिक दीवार पर एपिथेलियम ऊतक पाए जाते हैं और इस एपिथेलियम ऊतक के भी सबसे बाहरी सतह पर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। और यह आर्थोमिक्सो वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, यह इसी म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्टेड करता है, जिसके कारण यह म्यूकस मेम्ब्रेन और एपिथेलियम आवरण नष्ट होने लगते हैं। अब यह भी जान लेना आवश्यक है कि आर्थोमिक्सो वायरस का संक्रमण एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किस प्रकार से होता है। अभी कोरोना काल चल रहा है और सभी को बहुत ही स्वच्छतापूर्वक रहना है, सामाजिक दूरी बना करके रहना है। केवल कोरोना वायरस ही नहीं, ये इन्फ्लुएंजा वायरस भी रोगी के खांसने अथवा छींकने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उस वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से भी यह रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकता है। वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर यह पता चला है कि जब रोगी खांसता अथवा छींकता है तो उसके मुख से निकलने वाली जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वह लगभग 6 फीट तक अर्थात 2 गज दूरी तक जाती हैं। इसलिए एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना बहुत आवश्यक होता है। तो इस इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण खांसने या छींकने से निकलने वाली वाटर ड्रॉपलेट्स द्वारा होता है। आर्थोमिक्सो वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, इसके संक्रमण से श्वसन मार्ग की एपिथेलियम नष्ट होने लगती है और कभी कभी तो जब श्वसन मार्ग की ये एपिथेलियम नष्ट हो जाती है तो इस पर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकाकस
और स्टेफाइलोकाकस बैक्टीरिया के सेकेंडरी इन्फेक्शन से यह एपिथेलियम भी नष्ट होने लगती है। ऐसी स्थिति में रोगी की हालत बहुत बिगड़ने लगती है, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये एपिथेलियम का रक्षात्मक आवरण है, और जब वह इन्फेक्टेड हो जाती है तो जो श्वसन मार्ग होता है जिसके माध्यम से वायु फेफड़े तक पहुंचती है, वह जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है ये सकरा हो जाता है और उसमें म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ऐसी स्थिति में आप सभी को चाहिए कि इन्फ्लुएंजा के रोगी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और यह भी चाहिए कि यदि रोगी किसी भी वस्तु को छूता है तो बिना उसको सैनिटाइज किए अथवा ग्लव्स लगाए आप उस वस्तुओं को न छुएं। उनके कपड़ों और उनके द्वारा छूने वाली किसी भी वस्तुओं का प्रयोग आप न करें, उसे स्पर्श न करें। अब इन्फ्लुएंजा रोग के कारक और उसके इन्फेक्शन के बाद यह जान लेना भी आवश्यक है कि इस इन्फ्लुएंजा रोग के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको एक जगह बता चुका हूं कि जब कोई जीवाणु अथवा विषाणु शरीर में प्रवेश करता है, उसके प्रवेश करने से लेकर के और रोगी में प्रथम लक्षण आने के बीच का जो समय रहता है, इसको इनक्यूबेशन पीरियड अर्थात प्रचुरोद्भवन काल कहा जाता है। इस समय में, इस अपने प्रचुरोद्भवन काल में पैथोजेंस शरीर में बहुत से टॉक्सिक पदार्थ रिलीज करता है अथवा अपनी संख्या को बढ़ाता है, जिसके कारण लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको यह भी जान लेना आवश्यक है कि इन्फ्लुएंजा रोग के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। इन्फ्लुएंजा रोग से ग्रसित रोगी में तेज बुखार चढ़ता है, शरीर कांपने लगता है, या उसे ठंड लगने लगती है, सिर दर्द होता है और मांसपेशियों में काफ़ी दर्द होती है। कभी कभी मांसपेशियां तो जैसे अकड़ जाती हैं और उसे खांसी आती है, छींक आती है, जोड़ों में दर्द होने लगता है और रोगी अपने को बेहद कमज़ोर समझने लगता है। गंभीर अवस्था में यानी इन्फ्लुएंजा वायरस अर्थात मिक्सोवायरस के सीवियर इन्फेक्शन से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है, अर्थात गंभीर अवस्था में यह प्राणघातक भी हो सकता है। और प्राणघातक होने के ज़्यादा चांसेस तो उस समय बनने लगते हैं जब स्टेफाइलोकाकस अथवा स्ट्रेप्टोकाकस का सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लगता है। यह इन्फेक्शन श्वास मार्ग में ऊपर से होकर के नीचे की तरफ बढ़ता जाता है, यानी सर्वप्रथम नासाद्वार, नासिका, फिर इसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रेंकाई और ब्रेंकियोल्स तथा रेस्पिरेटरी ब्रेंकियोल्स, यह क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर संक्रमित होती जाती हैं और रोग गंभीर होता जाता है। ऐसी स्थिति में तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाँ, रोग के निरोधन के लिए कुछ घरेलू वस्तुओं का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब यह जानें कि इन्फ्लुएंजा रोग में प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट क्या क्या है, यानी रोग की रोकथाम और उसके उपचार के क्या क्या से उपाय आपको अपनाने चाहिए। इन्फ्लुएंजा के रोगी
में उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली वस्तुओं को उसे पेय पदार्थ के रूप में देना चाहिए। अतः उसे तुलसी की पत्तियों को पीस करके और उसे हल्का सा गर्म करके रोगी को पिलाना चाहिए। चाय में तुलसी की पत्ती, अदरक इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। हो सके तो उसे काली चाय देना चाहिए जिसमें काली मिर्च, अदरक और तुलसी की पत्तियों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें दूध ना मिलाएं। इसके अतिरिक्त रोगी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए उसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन और गामा ग्लोबुलिन के इंजेक्शन देना चाहिए। रोगी की नाक पर यूकेलिप्टस के तेल से भीगे हुए कपड़े रखने चाहिए और उसे एमेंटाडीन औषधियाँ देनी चाहिए। यदि रोग सीवियर हो, रोग काफ़ी गंभीर हो, तो एक कुशल डॉक्टर से उचित सलाह और उसके द्वारा बताए गए दवाओं से इसका रोगी का उपचार करना चाहिए। हाँ, किसी रोग की रोकथाम और यह रोग किसी दूसरे व्यक्ति में न फैले, इसके लिए व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। रोगी के कपड़े को गर्म पानी में साफ करना चाहिए, उसमें डिटर्जेंट मिला देना चाहिए और कपड़ा साफ करने के बाद ताज़े पानी में डिटॉल की 10-5 बूंदें डाल करके कपड़े को कुछ देर तक उसमें छोड़ देना चाहिए। इसके अतिरिक्त रोगी को किसी भी अनावश्यक वस्तु के छूने से मना करना चाहिए और रोगी के तौलिया, उसके कपड़े, उसके बिस्तर का इस्तेमाल किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, नहीं तो रोग का संक्रमण दूसरे में भी हो सकता है। आप सभी लोग यदि मेरे YouTube चैनल को देख रहे हों तो उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में उसको शेयर करें और हाँ, आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।